तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट में आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम जानते भी हैं, लेकिन और अणुभार निर्धारण तथा एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा, अणुभार निर्धारण तथा एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो C6H12O6 निर्धारित किया गया। C6H12O6 निर्धारित किया गया। नंबर 2 पे आता है presence of 5OH group, 5 OH ग्रुप की उपस्थिति। तो उसके लिए हमने क्या क्या रिएक्शन करी थी पीछे? एक तो मैंने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड से करी थी और PCl5 से करी थी। तो 5 OH ग्रुप की उपस्थिति किया था, यानी 5 OH ग्रुप उपस्थित हैं, 5 OH ग्रुप उपस्थित हैं। उसके लिए हम CH3COCl से क्रिया करेंगे, या CH3CO का वोल्टोइज O से क्रिया करेंगे, या फिर हम PCl5 से क्रिया करेंगे। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पूरा बताया है कि इनकी रिएक्शन से हम, ठीक है, कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक, फिर आ जाती है नंबर 3 पे बात करते हैं पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ये है हमारा, यानी कैसे कंफर्म हो कि जो OH ग्रुप है वो एक ही, अर्थात अलग अलग कार्बन एटम पर हैं। जितने भी OH ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन एटम हैं। पहली वाली रिएक्शन से सिद्ध हो गया था कि जो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी प्रूव करना है कि क्या OH में ये जो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ये क्या डिफरेंट कार्बन एटम पर है? ये क्या डिफरेंट कार्बन एटम पर है? देखेंगे कि यदि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो, तो उस कंपाउंड को हीट करने पर जल का अणु निकल जाता है, ठीक है। H2O निकल जाएगा, जल का एक अणु निकल जाता है। लेकिन ग्लूकोज एक स्थायी कंपाउंड है, ग्लूकोज एक स्थायी स्टेबल कंपाउंड है। और क्योंकि इससे जल का अणु नहीं निकलता। इससे सिद्ध होता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अर्थात वो डिफरेंट कार्बन एटम पर उपस्थित हैं, ठीक है। अर्थात ग्लूकोज को सीधे बता देता हूं, ग्लूकोज को गर्म करने पर जल का अणु नहीं निकलता, ठीक है। बात करेंगे एक CHO समूह की उपस्थिति, ठीक है, एक CHO समूह की उपस्थिति। नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे इसमें, ठीक है।
देखिए CHO समूह की उपस्थिति के लिए हमने क्या कहा था, यानी कार्बोनिल, यानी जैसे CHO समूह के लिए मैंने क्या कराया था, HCl से क्रिया कराई थी ना। तो ये हमारा CHOH, ये वाली कंडीशन, ऐसा हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ था, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। ये कंडीशन हमारी प्राप्त हुई थी। ये नीचे को ग्लूकोज है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे चाहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे HCl के साथ क्रिया करा दो या हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया करा लो, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ था, उससे प्रूफ हो जाता है इन दोनों रिएक्शन से, या और भी रिएक्शन हम कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे प्रूफ हो जाएगा कि जो एल्डिहाइड अर्थात जो हमारा ग्लूकोज है उसमें एक CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। नंबर 2, इसमें ब्रोमीन जल द्वारा अस्थिरत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देता है, ठीक है ना। क्या देगा, ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो फिर HI के द्वारा अपचयन करने पर N-हेक्सेनोइक अम्ल बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, N-हेक्सेनोइक अम्ल बनाता है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि CHO समूह ग्लूकोज अणु के एक सिरे पर स्थित है। अब ये भी समझो, ये वाली बात मैंने आपको बताई, ठीक भाई। उसने क्या किया, उसने ये रिएक्शन कराई पहले, उसने रिएक्शन करा दी ब्रोमीन जल से, ऑक्सीकरण हो गया इसका Br2+H2O, ब्रोमीन जल से क्रिया करा ली इसकी। जब ब्रोमीन जल से क्रिया कराई, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो CHO समूह है, क्योंकि ब्रोमीन जल कैसा है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। जो ब्रोमीन जल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक, सही है। और तो ये जो CHO समूह है वो COOH में चला जाएगा, COOH में चला जाएगा, ठीक है, ठीक। और फिर जब इसका अपचयन कराएंगे, ये ग्लूकोनिक एसिड बना, ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और जब इसका अपचयन कराएंगे HI के द्वारा, तो ये हमारा COOH CH2 का 4 और CH2 N-हेक्सेनोइक अम्ल बन गया, N-हेक्सेनोइक अम्ल। इसका मतलब क्या हुआ जो CHO ग्रुप था भाई, यहां पे भी तो COOH ग्रुप एक कोने पे है, अर्थात कोने पे आएगा ही, तो करा N-हेक्सेनोइक एसिड बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो CHO ग्रुप था, ये वाला जो हमारा CHO ग्रुप था वो एक ही सिरे पर है, ठीक। ये ग्लूकोनिक एसिड, ये है ग्लूकोनिक, ठीक। बात करते हैं नंबर 5 पे, आएगा फिर कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, सही है, देखते हैं। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, मैंने आपको रेड पी की उपस्थिति में HI से क्रिया कराई, ग्लूकोज की रेड पी की उपस्थिति में HI से क्रिया करा दी थी,
HI और रेड P, तो ये हमारा CH3 CH2 का 4 CH3, ये बना था N हेक्सेन बन गया था। ये क्या बन गया था? N हेक्सेन। अब चयन हो गया था इसका, क्या बना? N हेक्सेन। इसका मतलब क्या है? सीधी श्रृंखला बना, वो N हेक्सेन बना। इसका मतलब इसमें ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन एटम की 6 कार्बन एटम की एक सीधी श्रृंखला होती है। 6 कार्बन एटम की एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, ओके। तो इन आधार पर जो हमने पॉइंट बताए हैं, मैंने जो आपको पॉइंट बताए, इस आधार पर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये हमारी संरचना हो गई इस आधार पर CHO CHOH 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 CH2OH। ठीक, इस आधार पर हमारी ये संरचना हो गई। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ये हमने बना ली। ठीक, लेकिन ये जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो कुछ चीजों को, कुछ रिएक्शनों को समझा नहीं पाती है। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि वो क्या क्या ऐसी रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं देता। और अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ये रिएक्शन उसको शो करनी चाहिए थी। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो NaHSO3, ग्लूकोज NaHSO3 और NH3 से योग अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, से योग अभिक्रिया नहीं करता, योग अभिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CHO ग्रुप है, अगर ये खुला होता, यानी ये प्रेजेंट होता रिंग में, तो ये इससे क्रिया करता नहीं करता? होती। वही एल्डिहाइड ग्रुप में तो होती है इसकी एडिशन रिएक्शन NaHSO3 की, और अमोनिया की भी होती, अमोनिया भी इसमें जुड़ जाता। सही है, लेकिन यहां पर योग अभिक्रिया नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब उसने जो ओपन स्ट्रक्चर हमने बनाई है, सही है, उसमें तो है ऐसा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। सही है, आगे बात समझ में? ठीक, बात करते हैं नंबर 2। भाई जो ग्लूकोज है वो 2 रूपों में मिलता है। ग्लूकोज के 2 रूप, अल्फा और बीटा। क्या क्या है? अल्फा और बीटा। लेकिन इस संरचना से जो ओपन स्ट्रक्चर है उनसे 2 रूप, यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इनकी व्याख्या नहीं होती। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की व्याख्या नहीं होती। ठीक, और आ जाओ ग्लूकोज का जलीय विलयन। नेक्स्ट नंबर पे ग्लूकोज का जलीय विलयन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। ग्लूकोज का जलीय विलयन
परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, इसका मतलब कि उसमें स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रही है। भाई परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन जब भी तो होगा जब उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, जब उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यह सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता, सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता जो ग्लूकोज है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, जब इसका मतलब सिर्फ अभिकर्मक है, ठीक है, तो इसका मतलब CHO ग्रुप जो है वो फ्री होना चाहिए था, और NaHSO3 NH3, ठीक है, इनसे योग अभिक्रिया होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि बताया, इसका निकाला कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, ओके, बताया कि जो CHO ग्रुप है वो हेमी एसिटल, जो CHO ग्रुप है वो हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है, और चक्रीय श्रृंखला भी दो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज रूप में पाई जाती है। ठीक है, देखें इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन हो जाएगी, ये वाली कंडीशन इसकी बनेगी, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है भैया, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है ये। ठीक, और इसका जो मैंने बताया था एंगल जो बताया था वो प्लस के 1 डिग्री होता है, 111 डिग्री मैंने आपको बताया था। कितना बताया था, 111 डिग्री। ये कन्वर्ट हो जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, यानी ये हो जाएगा हमारा CHO हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी ऐसे मिल सकता, ये कंडीशन है।